हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं कविता आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में आपका स्वागत करती हूं और उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास प्रीवियस लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 1 दैट इज न्यूट्रिशन इन प्लांट, इसे हमने कंप्लीट कर लिया था। जो भी टॉपिक थे हमने सारे कवर कर लिए थे। तो आज के सेशन में हम इसके कुछ क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे, जिससे हम देखेंगे कि हमने इस चैप्टर में कितना सीखा और साथ ही साथ हम रिवाइज भी करेंगे। तो न्यूट्रिशन इन प्लांट में हमने क्या पढ़ा था। हमने देखा था कि जो पौधे होते हैं, पौधों में पोषण किस प्रकार का होता है। सबसे पहले हमने पढ़ा पोषण के बारे में कि पोषण क्या होता है। उसके बाद हमने जाना कि पोषण क्यों आवश्यक है। उसके बाद हमने देखा कि पोषण के कितने तरीके होते हैं और पौधों में जो पोषण है वो किस प्रकार से हो रहा है। उसके बाद हमने देखा कि जो प्लांट्स है, प्लांट्स में जो पोषण है, पोषण की विधि हमने क्या देखी थी। हमने जो देखा था स्वपोषी प्रकार का देखा था। तो यहाँ पे हमने देखा कि स्वपोषी के अलावा और कौन से तरीके हैं जिनके द्वारा जो प्लांट्स हैं वो अपना पोषण करते हैं। उसके बारे में आपने अलग अलग वहाँ पे एग्जाम्पल देखे थे, जिसके थ्रू आपने जाना था कि कुछ क्या है सैप्रोफिटिक है, यानी कि कुछ मृत पोषी पौधे हैं, कुछ सहजीवी संबंध बना के वहाँ पे अपना पोषण कर रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आपके पास यहाँ पे क्या आएगा, कुछ स्टेटमेंट दी जाएगी, कथन दिया जाएगा और 4 आपको ऑप्शन दिए जाएंगे। आपको उसमें से सही ऑप्शन को टिक करना है। सबसे पहला हमारे पास जो आता है, इसमें आपसे पूछा गया है ऑर्गेनिज्म विच प्रिपेयर फूड फॉर देमसेल्फ यूजिंग सिंपल नेचुरली अवेलेबल रॉ मटेरियल आर रेफर्ड एज, यानी कि क्या कहा गया है कि वो ऑर्गेनिज्म विच प्रिपेयर फूड फॉर देमसेल्फ, यानी कि जो अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं यूजिंग सिंपल नेचुरली अवेलेबल रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल किस प्रकार का है, यानी कि कच्ची सामग्री, किस प्रकार की कच्ची सामग्री को का प्रयोग करके ये अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं। इस प्रकार इस प्रकार की जो व्यवस्था है इसे हम क्या कहते हैं। हमारे पास 4 ऑप्शन आते हैं। सबसे पहले हेटेरोट्रॉप्स, यानी कि वो ऑर्गेनिज्म जो नेचर से या फिर प्रकृति से कच्ची सामग्री को प्राप्त करते और अपना भोजन बनाते हैं, उसे हम कहते हैं हेटेरोट्रॉप, ऑटोट्रॉप, पैरासाइट्स और सैप्रोट्रॉप। इनमें से कौन से जो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिन पे ये जो स्टेटमेंट है वो फिट बैठ रही है, यानी कि अब आपको देखना है। हमने कहा था ये क्या है, पोषण के तरीके। ये जो क्वेश्चन आया है पोषण के तरीके से आया है। तो आपको देखना है कि सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जो 4 नाम है इनकी डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए, तभी आप अपना जो आंसर है उसे टिक कर पाएंगे। सबसे पहला आता है हेटेरोट्रॉप। हेटेरोट्रॉप के बारे में हमने पढ़ा है, हमने ऑटोट्रॉप भी देखा है, पैरासाइट भी हमने देखे हैं और सैप्रोफाइट्स भी हमने देखे हैं। तो यहाँ पे हमने जब पढ़ा था कि टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, यानी कि पोषण के प्रकार के बारे में हमने पढ़ा था, तो 2 प्रकार हमारे पास मेनली आए थे। जो आया था हेटेरोट्रॉप और ऑटोट्रॉप। ऑटो का मतलब होता है स्वयं। तो यहाँ पे जब भी ऑटो वर्ड आएगा, यहाँ पे क्या मतलब होता है स्वयं से। तो हमने कहा था जो भी भोजन, अब ऑटोट्रॉप का क्या मतलब है, स्वपोषी। इसका मतलब है स्वपोषी। और अगर हम हेटेरोट्रॉप का मतलब देखें तो इसे हम कहते हैं परपोषी। तो हमने जैसे नाम ही इंडिकेट कर रहे हैं स्वपोषी, यानी कि जो अपना पोषण स्वयं कर रहे हैं। और मैंने आपको बताया था कि हम स्वपोषी किन्हें कहते हैं, जो कच्ची सामग्री नेचर से लेते हैं, यानी कि नेचर से वो लेंगे, किसी और ऑर्गेनिज्म, किसी भी जीवित प्राणी पे वो निर्भर नहीं रहते हैं। ऐसे प्रकार के जो हमारे पास ऑर्गेनिज्म आए या फिर ऐसे प्रकार के जो हमारे पास पादप आए हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, स्वपोषी कहते हैं। तो आंसर हमारा क्या होगा, आंसर हमारा होगा बी यानी कि ऑटोट्रॉफ होगा। यहाँ पे हमारा आंसर आएगा ऑटोट्रॉफ। तो
अब आपके पास क्या आया है, कुछ इस स्टेटमेंट ने आपको क्या बताया है, आपको ऑटोट्रॉफ की डेफिनेशन यहाँ पे मिल गई है। तो ये जो क्वेश्चन है इसे आप अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। चलिए, इसके बाद जो सेकंड हमारे पास क्वेश्चन आता है उसमें आपसे पूछा गया है, जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें आपसे पूछा गया है, इन द एब्सेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग विल फोटोसिंथेसिस नॉट अकर इन लीफ। यानी कि हमारे पास कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, हमें बताना है कि उनमें से किसी एक तत्व की कमी के कारण यहाँ पे फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, यानी कि वो कौन सा ऑप्शन है जिसकी कमी के कारण फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। सबसे पहला है गार्ड सेल के गार्ड सेल्स की एब्सेंस में या गार्ड सेल्स की अनुपस्थिति में यहाँ पे फोटोसिंथेसिस नहीं होती है। सेकेंड हमारे पास आता है क्लोरोफिल, क्या इसकी कमी के कारण फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। थर्ड जो ऑप्शन आएगा वो आएगा वैक्यूल, और लास्ट जो हमारे पास ऑप्शन आया है वो है स्पेस बिटवीन सेल्स। तो अब आपको पता होना चाहिए कि इनमें से कौन सी चीज है, यानी कि अब आपको क्वेश्चन पूछा क्या जा रहा है कि इनमें से कौन सी चीज फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में शामिल होती है। उसी क्वेश्चन को थोड़ा घुमा के पूछा गया है कि बताइए इनमें से वो कौन सी चीज है जिसकी अनुपस्थिति में फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया नहीं हो सकती है। सबसे पहले जो गार्ड सेल्स होती हैं, गार्ड सेल्स कहाँ पे पाई जाती हैं, ये पाई जाती है स्टोमेटा में। स्टोमेटा यानी कि रंध्रों में। अब रंध्र कहाँ होते हैं, वो होते हैं पत्ती में। हमारे पास ये एक पत्ती की संरचना है, कुछ इस प्रकार की पत्ती हम देखते हैं, और यहाँ पे छोटे छोटे छिद्र होते हैं। ये इतने बड़े नहीं होते हैं जितने बड़े मैं बना रही हूँ। आप क्या करते हो, जब आप ऐसे पत्ती को उठा करके देखते हो तब आपको छोटे छोटे वहाँ पे छिद्र दिखाई देते हैं, ये छोटे छोटे छिद्र हैं। अब इसी स्टोमेटा या इसी छिद्र को मैं बड़ा बना के देखूं तो किस प्रकार के होते हैं, ये इस प्रकार से बनते हैं। इस प्रकार से बनते हैं। अब ये तो क्या है, बीच वाला जो पोर्शन है वो स्टोमेटा है, और ये जो गार्ड सेल है, ये जो दो प्रकार की आपको सेल दिखाई दे रही हैं, इन्हीं हम क्या कहते हैं, गार्ड सेल्स कहते हैं। अब आपको पता चल गया कि गार्ड सेल्स कहाँ पे पाई जाती हैं। गार्ड सेल्स पाई जाती हैं पत्ती में। पत्ती में यहाँ पे क्या आता है, अब ये जो बीच वाला जो ये वाला जो पोर्शन है, यहाँ पे क्या होगा, स्टोमेटा होगा, और ये जो आपको बड़ी बड़ी संरचना दिखाई दे रही है ये क्या है, गार्ड सेल्स हैं। गार्ड सेल्स क्या करती हैं, यहाँ पे जो स्टोमेटा है, स्टोमेटा को सेफ्टी प्रोवाइड कराते हैं। तो अब हमने समझ लिया कि गार्ड सेल्स क्या होती हैं। तो क्या गार्ड सेल्स की अनुपस्थिति में फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया नहीं हो पाती है, लेकिन हमने गार्ड सेल्स का जिक्र किया ही नहीं था जब हम पढ़ रहे थे प्रकाश संश्लेषण के बारे में। हमने गार्ड सेल्स की बात नहीं की थी, इसीलिए जो सबसे पहला जो ऑप्शन है वो हट जाता है। उसके बाद क्लोरोफिल के बारे में हम जानते हैं कि क्लोरोफिल क्या होता है। वैक्यूल की बात आती है कि वैक्यूल क्या है। अगर आप प्लांट सेल को देखेंगे, अगर आप बात करेंगे प्लांट सेल के बारे में, ये सबसे बाहरी जो आवरण होता है उसे हम सेल वॉल कहते हैं, कोशिका भित्ति होती है, और दूसरी जो वॉल होती है वो क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन। ये क्या है, सेल वॉल है, और ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन है। अब सेल मेम्ब्रेन है, आपको ये याद रखना है कि सबसे बाहरी कवर क्या है, वहां पे सेल वॉल होती है, कोशिका भित्ति होती है। फिर क्या होता है कि यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन के अंदर बहुत बड़ा रिक्त स्थान होता है, रिक्त स्थान भी नहीं होता है, वहाँ पे कुछ लिक्विड भरा होता है, लेकिन बहुत बड़ा इस प्रकार का कुछ आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। क्या होता है, बहुत बड़ा होता है, और इसी को हम क्या कहते हैं, यहाँ पे वैक्यूल कहते हैं। यही क्या है, यहाँ पे वैक्यूल है। इस वैक्यूल के अंदर कुछ लिक्विड यानी कुछ द्रव भरा हुआ होता है, कुछ वहाँ पे क्या होते हैं, यूजफुल मटेरियल होते हैं, कुछ क्या होते हैं कि जो उत्सर्जन के द्वारा जो पदार्थ होता है वो सारा यहाँ पे क्या होता है, जमा हो जाता है। इसी को हम कहते हैं वैक्यूल। अब वैक्यूल कहाँ होता है, जो पौधा है, पौधे की जो सेल है, सेल के अंदर वैक्यूल प्रेजेंट होता है। तो हम कहेंगे कि यहाँ पे क्या है, हमने वैक्यूल की भी बात नहीं की है। जब हमने इस चैप्टर के बारे में पढ़ा हमने वैक्यूल की कहीं बात नहीं की, इसीलिए ये जो ऑप्शन है ये भी हट जाता है।
अब है स्पेस बिटवीन सेल, यानी कि सेल के बीच में जो स्पेस होता है, जो स्थान होता है, कैसा स्थान, यानी कि ये जो स्पेस है यही है सेल के बीच में जो स्थान होता है। अब हमने कुछ ऐसी बात नहीं की थी कि जो कोशिकाएं हैं, कोशिकाओं के बीच में जो रिक्त स्थान है, इसकी बात हमने की ही नहीं थी। तो यहाँ पे हमारे पास क्या ऑप्शन बचा, सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा। इनमें से आप देखेंगे कि इन ऑप्शन को छोड़ के सिर्फ हमने क्लोरोफिल के बारे में पढ़ा था, यानी कि इनमें से अगर यहाँ पे अगर क्लोरोफिल नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया नहीं पाई जाएगी। तो क्या हुआ हमारा आंसर है बी। तो आप अपना आंसर अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। चलिए, जो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है तो उसमें हमसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर इनकरेक्ट। यहाँ पे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा तथ्य सही है, यानी कि करेक्ट है। इससे पहली स्टेटमेंट हम देख लेते हैं, ऑल ग्रीन प्लांट्स कैन प्रिपेयर देयर फूड। अब हम एक एक स्टेटमेंट को लेके चलते हैं कि क्या यहाँ पे हो रहा है। ये कह रहा है जितने भी हरे पेड़ पौधे होते हैं सभी अपने भोजन का निर्माण कर सकते हैं। जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया था तो हमने यही बात की थी, यानी कि जितने हरे पेड़ पौधे होंगे उन सभी में क्या होगा, उनमें क्लोरोफिल पाया जाएगा और सारे ही क्या होंगे, अपने भोजन का निर्माण कर सकेंगे। इसका क्या मतलब है, ये जो स्टेटमेंट है ये सही है। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेटमेंट आती है उसमें कहा है मोस्ट एनिमल्स आर ऑटोट्रॉफ्स, यानी कि अधिकतर जो जंतु होते हैं वो क्या होते हैं, स्वपोषी होते हैं। लेकिन जब हमने बात की थी हमने कहा था जो जंतु होते हैं जंतु में क्लोरोफिल जैसे कोई भी संरचना नहीं पाई जाती है, यानी कि जो यहाँ पे एनिमल्स होते हैं वो अपने भोजन के लिए पादपों पे निर्भर रहते हैं। इसका क्या मतलब है कि यहाँ पे जो एनिमल्स हैं वो ऑटोट्रॉफ नहीं होंगे बल्कि हेटेरोट्रॉफ होंगे। तो ये जो स्टेटमेंट है ये गलत है। अब थर्ड जो हमारे पास आया, कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस, यानी कि फोटोसिंथेसिस के लिए CO2 की आवश्यकता नहीं होती है। इस स्टेटमेंट के द्वारा ये कहा जा रहा है। हमने जब पढ़ा था फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में तो हमने कहा था कि CO2 वहां पे चाहिए होती है। इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट है ये भी क्या है, गलत है। नेक्स्ट जो स्टेटमेंट हमारे पास आई है उसमें कहा गया है ऑक्सीजन इज लिबरेटेड ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस, यानी कि फोटोसिंथेसिस के दौरान ऑक्सीजन क्या होती है, ऑक्सीजन बाहर निकलती है। तो ये बात सही है। हमने कहा था क्या होता है कि अभी आपने गार्ड सेल देखा तो गार्ड सेल में क्या होता है कि जो CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वो बाहर से अंदर की ओर जाएगी और अंदर जो ऑक्सीजन बनेगी वो बाहर की ओर जाएगी। इस प्रकार से ये जो स्टोमेटा है, अब आप देखेंगे कि स्टोमेटा ओपन है, यानी ये दोनों गार्ड सेल्स अगर चिपके हुए हैं तो जो स्टोमेटा है वो क्या है, बंद है। और अगर ये गार्ड सेल्स आपस में चिपके हुए नहीं है, खुले हैं, तो ये क्या है, ओपन है। अगर क्या होगा, क्लोज किसे कहेंगे, ये क्लोज है। ये हमने कहा कि ये बंद है और ये क्या है, खुला हुआ है, यानी कि ओपन है। अब जब ये ओपन होगा तो यहाँ से बाहर की ओर क्या जाएगा, ऑक्सीजन जाएगा और अंदर की ओर क्या जाएगा, CO2 जाएगा। तो ये यही कह रहा है कि यहाँ पे ऑक्सीजन क्या होती है, बाहर निकलती है। इसका क्या मतलब है, ये स्टेटमेंट क्या है, सही है। दो स्टेटमेंट हमारे पास सही आई है, दो गलत आई है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि बताइए इनमें से कौन सी जो स्टेटमेंट है वो सही है। ऑप्शन हमारे पास आते हैं, अब हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला और जो चौथा है वो सही है, तो हम देख लेंगे पहला क्या है, सही है।
उसके बाद जो लास्ट जो चौथा है वो सही है। इसका मतलब आंसर हमारा पहले ही आ गया है। बाकी के जो ऑप्शन है उसमें क्या है, उसमें क्या होना चाहिए, उसमें जैसे कि अगर कहेंगे सिर्फ सेकंड ही सही है, लेकिन सेकंड ऑलरेडी गलत है। सी में कहा गया है कि सेकंड और थर्ड सही है, लेकिन सेकंड और थर्ड क्या है, गलत है। और लास्ट में कहा गया कि फर्स्ट और सेकंड सही है, लेकिन फर्स्ट तो सही है लेकिन सेकंड क्या है, गलत है। तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा ए, यानी कि जो ऑप्शन नंबर ए है वो सही है। और ए में क्या है, ए कह रहा है कि पहला कथन भी सही है और चौथा यानी कि जो लास्ट वाला कथन है वो भी क्या है, सही है। तो आप अपने आंसर को अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। तो इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें हमसे पूछा गया है पिचर प्लांट ट्रैप इंसेक्ट बिकॉज इट, यानी कि पिचर प्लांट के बारे में हमने बात की थी। हमने कहा था जो पिचर प्लांट होता है वो क्या करता है, जो कीट होता है उसे फंसाता है और उसे खा जाता है। क्यों खाता है ये हमें रीजन बताना है। हमारे पास कुछ ऑप्शंस आएंगे, उसके द्वारा हमें बताना है। तो पहला कह रहा है कि जो पिचर प्लांट है वो इंसेक्ट को ट्रैप करता है, इंसेक्ट को क्या करता है, फंसाता है, क्योंकि ये हेटेरोट्रॉफ है। तो हमने कहा था कि जो पिचर प्लांट है वो पूरी तरीके से क्या है, पूरी तरीके से वो हेटेरोट्रॉफ नहीं है, वो पार्शियल है, यानी आंशिक रूप से क्या है, परपोषी है, लेकिन परपोषी तो है। यानी ये जो आंसर है, ये जो ऑप्शन है, इसे हम गलत भी नहीं कहेंगे और इसे हम सही भी नहीं कहेंगे जब तक कि हम और ऑप्शन को नहीं पढ़ेंगे। लेकिन अभी तक के लिए ये जो ऑप्शन है ये क्या है, सूटेबल है, क्योंकि कह सकते हैं कि पिचर प्लांट क्या है, हेटेरोट्रॉफ है। सेकेंड जो ऑप्शन हमें बताता है वो है ग्रो इन सॉइल विच लैक नाइट्रोजन, क्योंकि ये इसलिए कीट को फंसाता है क्योंकि ये इस प्रकार की सॉइल में उगता है जहाँ पे नाइट्रोजन की कमी होती है। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है उसमें है कि डज नॉट हैव क्लोरोफिल, क्योंकि इसके पास क्लोरोफिल नहीं होता है। और लास्ट ऑप्शन हमारे पास आता है कि हैज अ डाइजेस्टिव सिस्टम लाइक ह्यूमन बीइंग, क्योंकि पिचर प्लांट के पास इस प्रकार का डाइजेस्टिव सिस्टम होता है जिस प्रकार का इंसान या फिर मनुष्यों के पास होता है। अब हम देखेंगे इसमें से सबसे सुटेबल जो ऑप्शन है उसे हमें चूज करना है। तो आप क्वेश्चन को पढ़िए, ऑप्शन को पढ़िए और अपने आंसर को चूज कीजिए। चलिए, तो हमने क्या बात की, हमने पिचर प्लांट की बात की। हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि पिचर प्लांट क्यों इंसेक्ट को खा रहा है, क्यों इंसेक्ट को ट्रैप कर रहा है। तो हमने कहा था पिचर प्लांट में क्लोरोफिल होता है, ये फोटोसिंथेसिस करता है और अपने भोजन का निर्माण भी करता है। तो इस कथन के हिसाब से सी तो पहले ही गलत हो जाता है, क्योंकि सी कह रहा है कि पिचर प्लांट के पास क्लोरोफिल नहीं होता है। तो ये हमने कहा, हमने तो जब वो फोटोसिंथेसिस के द्वारा फूड का फॉर्मेशन कर रहा है तो वो कीट को क्यों खा रहा है, क्योंकि उसे, अच्छा उससे पहले हम लास्ट वाला देखते हैं कि पिचर प्लांट के पास जो मनुष्य जैसा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, ऐसा नहीं है, क्योंकि प्लांट और एनिमल्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, इसीलिए ये पहले हट जाता है। अब हमारे पास दो ऑप्शन बचते हैं। तो हमने कहा कि वो क्या कर रहा है, उसमें उसे नाइट्रोजन की आवश्यकता है, तो उसे नाइट्रोजन नहीं मिल पा रही है। तो कीटों का भक्षण वो क्यों करते हैं, क्योंकि उन्हें नाइट्रोजन कंज्यूम करनी है। यहाँ पे जो मेन रीजन है वो क्या है, नाइट्रोजन है। इसीलिए जो हम ऑप्शन को सही करेंगे हम बी को कहेंगे, क्योंकि ए से ज्यादा अच्छा आंसर क्या है, बी है। बी बता रहा है कि इसे क्या है, किसकी आवश्यकता है, नाइट्रोजन की आवश्यकता है। जबकि जो ऑप्शन ए है वो ये नहीं बता रहा है कि उसे नाइट्रोजन की आवश्यकता है, ये बता रहा है कि हेटेरोट्रॉफ है, यानी परपोषी है। लेकिन परपोषी पूर्ण रूप से नहीं है। बी आंसर बता रहा है कि ये क्या है, इसमें नाइट्रोजन नहीं थी इसमें, और इसीलिए इसने क्या किया, कीटों का भक्षण किया। तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। अब अगर आपसे पूछा जाए कि क्यों पिचर प्लांट को नाइट्रोजन की आवश्यकता है, यानी कि नाइट्रोजन के फंक्शन अगर बोले जाए कि नाइट्रोजन के क्या फंक्शन है, तो हम कहते हैं कि नाइट्रोजन के बहुत सारे फंक्शन हैं, यानी बहुत सारे कार्य हैं। सबसे पहला जो कार्य है वो है कि नाइट्रोजन जो है डीएनए के निर्माण में आवश्यक है। क्या कहा मैंने, कि
नाइट्रोजन क्या है? डीएनए के निर्माण में क्या करता है? महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है या फिर डीएनए के निर्माण के लिए आवश्यक है। तो पहली बात तो ये हो गई है कि डीएनए के निर्माण के लिए आवश्यक है। दूसरा क्या होता है? प्रोटीन के निर्माण के लिए। तो हमने क्या देखे? नाइट्रोजन के कार्य देखे। यहाँ पे आप क्या डालेंगे? नाइट्रोजन के कार्य। तो क्या है? आपको हमने ये तो जान लिया, हमने ये तो जाना कि नाइट्रोजन इम्पॉर्टेंट है प्लांट को, लेकिन उसकी क्या क्या आवश्यकताएं हैं, क्या उसके फंक्शन है। सबसे पहले हमने देखा कि डीएनए के निर्माण के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता हो रही है। लेकिन हमने देखा कि प्रोटीन के निर्माण के लिए भी क्या है, यहाँ पे नाइट्रोजन की आवश्यकता पड़ती है। इसीलिए क्या है, जो पिजर प्लांट है वो नाइट्रोजन कंज्यूम करता है, नाइट्रोजन को लेता है हीट से। के बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है उसमें आपसे पूछा गया है द टर्म दैट इज यूज्ड फॉर द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन ईस्ट, मशरूम एंड ब्रेड मोल्ड इज। यानी कि आपको कुछ नाम दिए गए हैं। पहला है ईस्ट का नाम है, सेकंड मशरूम है और थर्ड है ब्रेड मोल्ड। आपको बताना है कि इन तीनों में किस प्रकार का पोषण पाया जाता है। सबसे पहला है ऑटोट्रॉफिक है, सेकंड है इंसेक्टिवोर्स है, थर्ड है सैप्रोफिटिक है और लास्ट है पैरासिटिक है। अब आपको बताना है कि इन तीनों में जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो क्या है। आप क्या करेंगे? ऑप्शन को देखेंगे। सबसे पहला आता है ऑटोट्रॉफ यानी कि स्वपोषी। अब हमने देखा था, जब हमने मशरूम की बात की थी, हमने कहा था मशरूम कहाँ पे उगते हैं? जहाँ पे कोई सड़ी गली चीज होती है। इसका क्या मतलब है कि वो अपने भोजन के लिए किस पे निर्भर है? वो जो सड़ी गली चीज होती है उस पे निर्भर है। ऑटोट्रॉफ पहले ही हट जाता है। इंसेक्टिवोर्स कौन प्लांट होते हैं? जो इंसेक्ट को खाते हैं यानी कीटों को खाते हैं, ये पहले ही हट जाता है। अब हमने कहा कि पैरासिटिक प्लांट, पैरासिटिक क्या होते हैं कि जो परजीवी होते हैं, यानी कि किसी भी जीव के अंदर या बाहर होते हैं, उससे अपना क्या करते हैं? उससे अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। तो ये भी हट जाता है। अब हमारे पास क्या बचा? सैप्रोफिटिक बच्चा। तो सैप्रोफिटिक कौन से होते हैं कि जो किसी मृत जीव से अपना भोजन लेते हैं। अगर बात करें पैरासिटिक की, तो पैरासिटिक क्या होते हैं? यहाँ पे ये अपना भोजन किससे ले रहे हैं? किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म से, किसी जीवित प्राणी से ये अपना क्या ले रहे हैं? भोजन ले रहे हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा सी सही है। इन तीनों में ही आप नाम याद रखेंगे, ईस्ट हो गया, मशरूम हो गया और ब्रेड मोल्ड्स हो गया। इन तीनों में ही क्या होते हैं? सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन पाया जाता है। यानी कि ये क्या है? फंजाई है, कवक है। इसे हमने क्या कहा था? कवक कहा था। तो आप अपने आंसर को अपनी कॉपी में नोट करेंगे। तो इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है उसमें आपसे पूछा गया है When we observe the lower surface of a leaf through a magnifying lens, we see numerous small openings। यानी कि जब हमने ऑब्जर्व किया लोअर सरफेस ऑफ अ लीफ, पत्ती की जब हमने लोअर सरफेस को देखा, यानी नीचे वाले सरफेस को, नीचे वाले तल को देखा, तो क्या हुआ? किसके थ्रू देखा? मैग्नीफाइंग लेंस, यानी कि लेंस के द्वारा देखा। तो बहुत सारी छोटी छोटी ओपनिंग्स हमें दिखाई दी हैं, छोटे छोटे
आपको छिद्र दिखाई दिए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टर्म गिवन टू सच ओपनिंग्स, यानी कि उन ओपनिंग्स को हमने क्या नाम दिया है। हमने बहुत बार इसके बारे में पढ़ लिया है कि इन्हें क्या कहते हैं। पहला है स्टोमेटा, बी है लैमिना, तीसरा है मेट्रिक और चौथा है वेन। अब यहाँ पे क्या है, ये चारों ही चीजें कहाँ पे पाई जाती हैं, ये चारों ही चीजें पाई जाती हैं पत्ती में। तो अब हमें बताना है कि उस छोटे छोटे छिद्रों को हमने क्या कहा था। तो हमने इसके बारे में बात की है कि इसे हमने क्या कहा है, स्टोमेटा कहा है। इसका जो डायग्राम हमने अभी देख लिया था, हमने कहा है ये एक पत्ती है। यहाँ पे आपको बहुत छोटी छोटी ओपनिंग दिखाई देंगी और जब मैग्नीफाइंग ग्लास से आपने उन्हें बड़ा किया तो आपको कुछ ऐसी संरचना दिखाई दी है। अब ये जो बीच में है यही स्टोमेटा है। इसी को हमने क्या कहा था, स्टोमेटा कहा था। और इसी को हम क्या कहेंगे, छिद्र कहेंगे। तो आप अपने आंसर को अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। चलिए, तो नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन आता है उसमें आपसे पूछा गया है, टू ऑर्गेनिजम्स आर गुड फ्रेंड्स एंड लिव टुगेदर, यानी कि दो जीव थे, बहुत अच्छे दोस्त थे और एक साथ रहते थे। उसके बाद क्या हुआ, वन प्रोवाइड शेल्टर वाटर एंड न्यूट्रिएंट, यानी कि उनमें से एक क्या करता था, दूसरे को आश्रय देता था, पानी देता था और पोषक तत्व देता था। उसके बाद क्या हुआ, वाइल द अदर प्रिपेयर्स एंड प्रोवाइड फूड, दूसरा क्या करेगा कि भोजन का निर्माण करता है और उसे देता है। सच एन एसोसिएशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इज टर्म्ड एज, यानी क्या हुआ था, दो फ्रेंड हैं, बहुत अच्छी फ्रेंड हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं। उसमें से एक फ्रेंड ने क्या किया, हमने कहा ये फ्रेंड ए है, ये फ्रेंड बी है, दोनों ही क्या है, बहुत अच्छे दोस्त हैं और एक दूसरे की सहायता करते हैं। अब इसने क्या किया, इसने पानी और पोषक तत्व किसे प्रदान किए, बी को दे दिया, पानी भी दिया और पोषक तत्व भी दिया। अब बी ने क्या किया, बी ने भोजन का निर्माण किया और उसने किसे दे दिया, ए को दे दिया। अब ये लोग क्या कर रहे हैं, एक दूसरे की सहायता कर रहे हैं, ये इसे कुछ दे रहा है और ये भी इसे कुछ दे रहा है और एक साथ रहते हैं। तो हमने कहा इस प्रकार के संबंध को हम क्या कहते हैं। तो यही आपको बताना है अपने ऑप्शन में से। सबसे पहला जो ऑप्शन हमारे पास आता है वो है सैप्रोफाइट, क्या इस प्रकार के रिलेशनशिप को हम सैप्रोफाइट कहते हैं। सेकंड जो हमारे पास ऑप्शन आता है वो है पैरासाइट, क्या हम इसे पैरासाइट कहते हैं। थर्ड जो हमारे पास आता है वो है ऑटोट्रॉफ और लास्ट जो हमारे पास आता है वो है सिम्बायोसिस। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ऑप्शन को देखेंगे। सैप्रोफाइट क्या होते हैं, हमने कहा था कि जब हम पोषण के तरीके पढ़ रहे थे कि फोटोसिंथेसिस के अलावा और कौन से तरीके होते हैं, हमने सैप्रोफाइट की बात की थी, हमने पैरासाइट की बात की थी और ऑटोट्रॉफ की बात हमने तब की थी जब हम फोटोसिंथेसिस की बात कर रहे थे। यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, पोषण हो रहा है। इस प्रकार के संबंध को हमने क्या कहा था, सिम्बायोसिस कहा था। यानी कि आपका जो ऑप्शन नंबर डी है वो क्या है, यहाँ पे सही होगा कि जब क्या होते हैं, दो जीव एक साथ रहते हैं और एक दूसरे की सहायता करते हैं, वहां पे उस प्रकार के संबंध को हम क्या कहते हैं, सिम्बायोसिस रिलेशनशिप। ऑप्शन में एग्जाम्पल में हमने क्या पढ़ा था, शैवाल और कवक पढ़ा था। शैवाल और कवक पढ़ा था हमने, और इनके इस प्रकार इनके यहाँ पे सिम्बायोसिस रिलेशनशिप के द्वारा यहाँ पे किसका फॉर्मेशन हुआ, लाइकेन का फॉर्मेशन हुआ था। तो कवक ने शैवाल को क्या दिया था, कवक ने शैवाल को वही दिया, पानी और पोषक तत्व।
इसने किसे दिया? शैवाल को दिया, और शैवाल ने इसे क्या दिया? शैवाल ने कवक को क्या दिया? भोजन दिया। क्यों दिया? क्योंकि यहाँ पे जो कवक है वो अपने भोजन का निर्माण नहीं कर पाता है और शैवाल यहाँ से पोषक तत्वों को नहीं ले पाता है। एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं और एक दूसरे के साथ रहते हैं। इस प्रकार के संबंध को हमने कहा था सहजीवी संबंध या फिर सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। आप अपने आंसर को अपनी कॉपी में टिक कर सकते हैं। चलिए, जो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है उसमें आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग रॉ मटेरियल इज अवेलेबल इन द एयर फॉर फोटोसिंथेसिस। यानी कि आपको बताना है कि फोटोसिंथेसिस के लिए कि कौन सा मटेरियल यहाँ पे अवेलेबल होता है। पहला है ऑक्सीजन, सेकेंड है कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा है नाइट्रोजन और चौथा है हाइड्रोजन। आपको बताना है कि हवा में ऐसा कौन सी गैस होती है जो कि फोटोसिंथेसिस के लिए इम्पॉर्टेंट होती है। 4 ऑप्शन में से देखना है। सबसे पहले हमने देखा ऑक्सीजन। तो जब हमने पढ़ा था, जब हमने इक्वेशन पढ़ी थी फोटोसिंथेसिस की, तो हमने क्या देखा था? वहाँ पे प्रोडक्ट क्या क्या बन रहा है? ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन का वहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है। और क्या था ग्लूकोज का फॉर्मूला? हमने कहा था C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन क्या होती है? यहाँ पे बाहर निकलती है और यहाँ पे पूछा क्या गया है कि फोटोसिंथेसिस में कौन सी गैस की आवश्यकता होती है। यानी कि पहला जो ऑप्शन है हम हटा लेंगे। अब जब नाइट्रोजन की बात आई थी तो हमने क्या कहा था कि फोटोसिंथेसिस में अगर नाइट्रोजन की आवश्यकता होती तो वहाँ पे जब आपने पिचर प्लांट के बारे में पढ़ा तो पिचर प्लांट को कीटों को खाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि पिचर प्लांट क्या कर रहा था? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को कर पा रहा था, लेकिन उसे नाइट्रोजन की आवश्यकता थी, इसीलिए उसने क्या किया? अलग से कीटों को खाना शुरू कर दिया। तो हम ये समझ सकते हैं कि नाइट्रोजन तो फोटोसिंथेसिस में था ही नहीं। और हाइड्रोजन की बात हमने अभी तक कहीं पे नहीं की है। ऑप्शन हमारा क्या आ गया? कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन हमारा आएगा बी, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है? फोटोसिंथेसिस के लिए आवश्यक होती है। आपके पास आ सकता है कि फोटोसिंथेसिस के लिए कौन सी गैस अनिवार्य है, तो ये वही क्वेश्चन है। तो आप अपने आंसर को अपनी कॉपी में टिक करेंगे। तो इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है उसमें आपसे पूछा गया है फंगाई इज अ, यानी कि कवक क्या है। इनमें से आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पैरासाइट है, ऑटोट्रॉफ है, सेप्रोट्रॉफ है या इंसेक्टिवोर है। अब आपको बताना है कि इसमें से क्या है, फंजाई क्या है। तो हमने बात कर ली थी जब हमने कहा था, अच्छा कवक के क्या क्या एग्जाम्पल हमने देखे। जब हमने ईस्ट की बात की थी, हमने मशरूम की बात की थी और हमने ब्रेड मोल्ड की बात की थी, तो हमने क्या कहा था इन तीनों में किस प्रकार का पोषण यहाँ पे पाया जाता है? पैरासाइट है ये। तो पैरासाइट को हमने कहा था ये पैरासाइट क्या करते हैं? किसी जीव लिविंग ऑर्गेनिज्म से अपना भोजन लेते हैं। ऑटोट्रॉफ की बात हमने की थी जो अपने भोजन का निर्माण स्वयं कर सकते हैं। इंसेक्टिवोर का हमने क्या कहा था? जो कीटों का भक्षण करते हैं। तो आंसर हमारे पास आएगा सी, कि क्या है? सेप्रोट्रॉफ है। अब इसका क्वेश्चन हमने पहले भी डिस्कस कर लिया था, लेकिन क्या है क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज हो गई है। पहले आपको क्या पूछा गया है कि बताइए ईस्ट, मशरूम और ब्रेड मोल्ड में किस प्रकार का पोषण पाया जाता है। हमने कहा सेप्रोट्रॉफ पोषण प्रकार का पोषण पाया जाता है। अब आपको क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि बताइए फंजाई में किस प्रकार का पोषण पाया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए फंजाई को ही हम कवक कहते हैं और कवक के जो उदाहरण है, एग्जाम्पल है, वो क्या क्या है? मशरूम है, ईस्ट है और ब्रेड मोल्ड है। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे पास आता है उसमें से हमें पूछा गया है ह्यूमन बीइंग कैन बी कैटेगराइज्ड एज, यानी कि 4 ऑप्शन में से जो मनुष्य है उसे हम किस कैटेगरी में रख सकते हैं? पैरासाइट की कैटेगरी में, हेटेरोट्रॉप की कैटेगरी में, सेप्रोट्रॉप या ऑटोट्रॉप। सबसे पहले हम क्या देखते हैं? पैरासाइट को लेते हैं। तो पैरासाइट कौन होते हैं? वो होते हैं कि जो किसी जीवित प्राणी से अपने भोजन को लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ कि वो क्या होते हैं? या तो उस जीव के अंदर रहते हैं या फिर उस जीव के बाहर रहते हैं। तो ऐसा नहीं होता है
कि हम क्या है, किसी जीव के अंदर रह रहे हैं और फिर उससे भोजन प्राप्त कर रहे हैं, ये ऑप्शन पहले हट जाता है। हेटेरोट्रॉप को हम बाद में देखेंगे, पहले हम देखते हैं सैप्रोट्रॉप क्या होते हैं। हमने कहा कि वो जो मृत जीव से अपने भोजन को लेते हैं या सड़े गले पदार्थों से लेते हैं। तो ये हमने कहा था, इसका एग्जाम्पल क्या है, फंजाई है, यानी कि कवक है, यानी ये भी हट जाता है। लास्ट आता है ऑटोट्रॉप की, जो अपने भोजन का निर्माण स्वयं कर सकते हैं। तो हम अपने भोजन के लिए पादपों पर निर्भर हैं, ये ऑप्शन भी हट जाएगा। तो आंसर हमारा क्या आएगा, बी आएगा। हम क्या है, परपोषी हैं, हेटेरोट्रॉप कहते हैं मनुष्यों को। दोनों क्वेश्चन को आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे और इनके आंसर्स को भी टिक करेंगे। तो इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, उसमें हमसे पूछा गया है ह्यूमन बीइंग्स गेट फूड फ्रॉम, यानी कि जो मनुष्य होते हैं वो अपना भोजन कहाँ से प्राप्त करते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है प्लांट से प्राप्त करते हैं। ये बात सही है कि हम अपना भोजन कहाँ से प्राप्त करते हैं, प्लांट से करते हैं। सेकेंड है एनिमल। थर्ड है ए, ना तो ए से करते हैं ना ही बी से करते हैं। और लास्ट है कि ए से भी करते हैं और बी से भी करते हैं, यानी प्लांट से भी करते हैं और एनिमल से भी करते हैं। अब हमें सेलेक्ट करना है कि इसमें से कौन सा आंसर सही होगा। तो हमने क्या देखा था, हमने कहा कि हम अपने भोजन के लिए पादपों पर डायरेक्टली क्या रहते हैं, निर्भर रहते हैं। लेकिन हम अपना भोजन एनिमल से भी लेते हैं, जैसे कि हमने क्या देखा, हम दूध लेते हैं या फिर हम एग लेते हैं, आपने शहद ली है, या फिर आप क्या करते हो, मीट लेते हो। तो ये सारी चीजें हम कहाँ से ले रहे हैं, एनिमल से ले रहे हैं। तो ऑप्शन हमारा सही कौन सा होगा, यहाँ पे जो सी ऑप्शन है वो कह रहा है कि ना तो ए पे डिपेंड रहते हैं ना तो बी पे डिपेंड रहते हैं। ये क्या है, गलत है। आंसर क्या है हमारा, आंसर सही हमारा क्या है, बी है, डी है। यानी कि बोथ ए एंड बी क्या है, सही है। हम प्लांट से भी अपना भोजन लेते हैं और एनिमल से भी अपना भोजन लेते हैं। तो आप अपना आंसर अपनी कॉपी में टिक करेंगे। तो क्लास, आज हमने कुछ क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस किया है। आई होप इन क्वेश्चन के माध्यम से आपके जो डाउट हैं वो क्लियर हो गए होंगे। तो अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।